हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट की हमारी एक खास सीरीज है और यहाँ पे आज हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, यानी लेटेस्ट वाला पेपर यूपीएससी सीसेट 2024 का। तो 2024 का मैथ सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैथ के बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, तो एक प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और ये आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आने वाला एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, तो इससे पहले 23, 22, 21, 20, 2019 पीछे के भी सारे पेपर हमने डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी, और कंपोनेंट वाइज है। मैथ के अलग है, रीजनिंग के अलग है, इंग्लिश के अलग है। तो जब आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको ये सारे मिल जाएंगे। ये आप सिंपली टाइप कर लीजिए यूपीएससी सीसेट 2024 बाय एड्यूटैप, इस तरीके से तो आपको बहुत सारे जो लेक्चर है वो खुल जाएंगे, या प्ले लिस्ट में जाके आप ढूंढेंगे तो बहुत ईजिली आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियो भी है जो आपकी बहुत हेल्प करेगी, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया था हमने, आज पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। बीच में थोड़ा गैप हो गया, दूसरी वीडियोस मैंने डाली, पर आज मुझे ध्यान आया, एक्चुअली में मैं ही भूल गया था सच बताऊं तो, कि पार्ट 1 तो डिस्कस कर लिया था, पार्ट 2 रह गया था, तो हम आज पार्ट 2 भी डिटेल रूप में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हाउ मेनी कॉन्जुगेटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो भैया एक बात याद रखो कि जीरो कब आती है एंड में, जब 2 और 5 का पेयर बनता है। जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तो एक जीरो आएगी, चाहे 2 जितने मर्जी बार आए। ठीक है, लेकिन 5 जितने मर्जी बार आए, जब तक एक पेयर नहीं बनेगा ना तो उतनी जीरो आएंगी जितने पेयर बनेगा। तो 2 इंटू 2, 4 इंटू 5, 20, लेकिन पेयर तो एक ही था ना, तो इसलिए एक जीरो आई। 2 टाइम आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, अगर यहीं पे ऐसा होता 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 तो 100 बनता, क्योंकि भैया 2 और 5 के 2 पेयर बन गए तो 2 जीरो आई। तो यही चीज यहां पे यूज होगी। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये काउंट करना है कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर होते हैं ना ऐसे लगातार, जैसे ऐसे दे दिया 1 2 3 4 अप टू 100 तक इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हमेशा 5 मिनिमम टाइम आता है। ठीक है, 5 मिनिमम टाइम आएगा और 2 मैक्सिमम टाइम आएगा, 2 मैक्स टाइम आएगा। तो हमें पेयर बनाने के लिए तो मिनिमम ही चाहिए ना भाई। अब यहां पे अगर आप देखोगे 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन 5 एक बार आ रहा है, तो जितने कम बार आ रहा है उतने ही पेयर बनेंगे ना। तो इसलिए ऐसी कॉन्जुगेटिव मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये देख लो कि 5 कितनी बार आएगा। तो अगर मैं यहां से देखूं तो 5 कितनी बार आएगा, कंटीन्यूअस प्रोडक्ट होगी, तो एक तो आएगा जब 5 की पावर 10 होगी, फिर 5 आएगा 10 के अंदर जब 10 की पावर 20 होगी, क्योंकि यहां पे पावर डबल है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 ऐसे। फिर 15 लोगे तो उसकी पावर 30 होगी, फिर 20 की पावर 40 होगी, और फिर 25 की पावर 50 होगी। तो इतने टाइम 5 आएगा। अब यहां से ब्रेक करो, देखो ये 5 की पावर 10 है, तो ये 10 जो है ये तो 2 इंटू 5 की पावर 10 20 है। ठीक है, 15 क्या होगा, ये 3 इंटू 5 की पावर 20 होगा, और 20 क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 40 होगा, और ये जब 25 है ये 5 की पावर 2 की पावर 5 होगा। तो यहां 5 कितने टाइम आया, 10 टाइम्स। यहां 5 कितने टाइम आया, 20 टाइम्स। यहां 5 कितने टाइम आया, 20 टाइम्स। यहां 5 कितने टाइम आया, 40 टाइम्स। ठीक है, और यहां पे 5 कितने टाइम आया, 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये बन गया आपका। तो कहीं मिस कर दिया क्या हमने कहीं भी? ठीक है, एक हमने लगता है मिस कर दिया है कहीं, 5 10 15 20 25, तो ये गड़बड़ हो गया भाई। ये तो 200 बनना चाहिए था, ये 40 60 20 90 बना है, या तो हमने पावर कहीं गड़बड़ कर दी हो। अगर देखेंगे 15 कितना ही होगा, 5 की पावर 10 होगा, 10 की पावर 20 होगा, 15 की पावर इतना होगा, 20 की पावर 40 होगा, और 25 की पावर 30 होगा। ठीक है, तो फिर 5 कहाँ मिस कर दिया हमने, ये देखो ना। अच्छा, ये 3 इंटू 5 की पावर 30 है, ये हमने 20 ले लिया, तो ये 30 होगा यहाँ, तो दैट मीन्स ये 30 होगा भाई। मिस कहीं नहीं किया था, ये पावर हमने गलत लिख दी थी। ठीक है, तो ये 10 20 30 30 60 40 100 और 100 200, तो जो राइट आंसर है वो आपका 200 था। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना था यहाँ, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए क्वेश्चन इज फॉलोड इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है भाई आपकी, 1 and 2। तो कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर। पी और क्यू की जो एज है वो लेस देन 100 ही है,
बट मोर देन 10 ईयर, 10 से ज्यादा 100 से लेस है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट द एज ऑफ क्यू। अगर मैं कहूं कि पी की एज ए बी है, ठीक है भाई, कोई भी नंबर है वो ए बी है, ठीक है, तो क्यू की एज कितनी हो जाती है, बी ए। यानी कि डिजिट को उल्टा चेंज कर दोगे तो क्यू की एज आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सी एक बात बताओ, तो पी की एज क्या लिख सकते हो आप इसको, 10a प्लस बी, ठीक है, क्योंकि ये डिजिट 10th प्लेस पे है, ये यूनिट डिजिट है, इसको लिख सकते हो 10b प्लस ए। यही तो होगा भाई, ये पी और क्यू की एज है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एज, उनकी एज में डिफरेंस बताओ। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू, पी की एज ग्रेटर देन क्यू है। इससे क्या डिफरेंस पता चलेगा, तो इस स्टेटमेंट से आंसर नहीं हो सकता। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि द सम ऑफ देयर एज इज 11/6 टाइम ऑफ देयर डिफरेंस। सम ऑफ एज यानी दोनों का सम करोगे तो पी और क्यू का सम 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर 11/6 ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर एज, यानी 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए, ठीक है, ये इन दोनों के एज का डिफरेंस हो गया भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10a और a, 11a इंटू 6 तो 66a, b और b 11b इंटू 6 तो प्लस 66b, और इधर क्या होगा भाई, a और 10a 9a और 11a तो 99a, ये माइनस का 9b और तो माइनस का 99b, तो ये तो उधर जाके माइनस होगा तो 33a, ये उधर जाके ऐड होगा तो ये बनेगा 165b, तो ये 33 से कैंसिल हो गया 5, तो a इज इक्वल टू 5b, तो a बाई बी कितना आ गया 5/1, तो a बाई बी 5/1 है, तो ये कितना बनेगा, तो p की एज बनेगी 51 और q की एज बनेगी कितनी 15, तो आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ये स्टेटमेंट से आंसर हो जाएगा, दैट इज वाई जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। तो आइदर नहीं हो सकता, दोनों से नहीं है। बाकी यहां तो दिया गया है कि टुगेदर, ठीक है, ये भी नहीं होगा, यहां दिया गया है कि कैन नॉट भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ठीक है भाई, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी तो ट्राई करो, ठीक है, आप भी हर एक क्वेश्चन आने पे वीडियो को पॉज करो और फिर उसे सोल्व करो, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, ठीक है, फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट है 1 and 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट वेयर द यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y, वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि x बाय वाई इज ओड, कि x बाय वाई ओड है। अब ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसी वैल्यू तो x बाय वाई इज ओड, तो यहाँ पे अलग अलग नंबर है, तो यूनिक वैल्यू x एंड y की, तो ये तो कुछ भी हो सकती है, मतलब दुनिया जहान की वैल्यू हो सकती है जहां से x बाय वाई ओड आ जाए, ठीक है, कितनी मर्जी उठा लो। तो अकेली स्टेटमेंट इससे तो नहीं बनेगा भाई। फिर एक्स वाई इज इक्वल टू 12 कर रहा है, अब इससे भी नहीं बनेगा। अब एक बात बताओ, एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई 12 है, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये 1 हो, ये 12 हो, ये 2 हो, ये 6 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, ये 2 हो, ये 12 हो, ये 1 हो, ये भी बहुत सारी पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब आप डेफिनेटली नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दोगे अब बन जाएगी बात, क्योंकि यही वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर मैं ये वैल्यू रखूं एक्स और वाई की, सपोज ये रखता हूं 12/1, तो 12/1 तो ओड नहीं है, 12/1 अगर मैं रखता हूं 12/1, ये तो ओड नहीं आया। फिर नेक्स्ट है 6/2, तो 6/2 3 है, ओड आ गया, तो ये पेयर पॉसिबल होगा सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दोगे ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। जैसे ये 4/3, फिर ये 3/4, ये 2/6, बाकी किसी से नहीं होगा, तो एक ही पेयर से होगा, दैट इज 6 और 2। ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, a question is given followed by 2 statement 1 and 2, consider the question and the statement, a certain amount was distributed among x y and z। तो क्वेश्चन क्या है, who received the least amount, तो सबसे कम अमाउंट किसको मिला। अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि x received 4/5 of what y and z together receives,
अब इससे क्या पता चलेगा, ये तो ये आ गया x बाय वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 4/5, और अगर मैं तीनों का सम कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 4 + 5 9। बट लिस्ट किसको मिला ये तो नहीं मालूम, ठीक है। y और z की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना। तो इस स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट x एंड z रिसीव्ड, तो y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट x एंड z रिसीव्ड, तो ये y बाय x प्लस z कितना होगा 2/7, तो यहां y प्लस x प्लस z ये आ गया, ये भी 2 + 7 9, बट यहां से भी कुछ पता नहीं चला, ठीक है, कि x और z की वैल्यू क्या होगी हम थोड़ा बता सकते हैं। तो अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दूं तो अब देखो ये भी xyz 9 है, ये भी xyz 9 है, क्योंकि ये सर्टेन अमाउंट है ना, तो सर्टेन अमाउंट तो सेम ही होगा दोनों केस में भाई, है ना। तो अब यहां से अगर देखो मैं x की वैल्यू 4 है, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 9 है दोनों केस में, तो x की वैल्यू 4 है, यहां से y की वैल्यू 2 है, तो z की वैल्यू कितनी बच गई 3, तो लिस्ट किसके पास होगा y के पास। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप बता सकते हो, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है भाई, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, consider the question and the statement. If the average marks in a class are 60, then what is the number of student in the class? Number of students in the class, ठीक है। अब पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, द हाईएस्ट मार्क्स आर 70, लोएस्ट इज 50, पर हमें क्या पता हाईएस्ट अगर 70 है, लोएस्ट 50 है और एवरेज 60 है, तो ये तो रेशियो सेम आ गया, ये 1 और ये 1, बट इससे थोड़ा पता चल जाएगा कि कितने कितने मार्क्स वो होंगे, और इससे भी हाईएस्ट और लोएस्ट से ऐसे कैसे आप एलिगेशन लगा दोगे, तरीका ही गलत है ना। तो ये तो नहीं होगा, इस स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, इससे भी कुछ नहीं होगा, और दोनों को मिला दोगे तब भी कुछ नहीं पता चलेगा। तो यहां पे राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हुज सम इज ए प्राइम नंबर। ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है और उनका सम भी प्राइम नंबर है भाई, ठीक है। अब व्हाट आर दोज 3 नंबर, आपको बताना है कि वो 3 नंबर क्या है। अब पहली स्टेटमेंट है देयर सम इज लेस देन 23, अब लेस देन 23 तो सम अगर लेस देन 23 है तो नंबर भी 23 से लेस ही होंगे, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यही होंगे प्राइम नंबर 23 से लेस। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे देयर सम इज लेस देन 23, तो किसी ना किसी का बन ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किसका बन रहा है 23, तो आप चेक कर लो भाई। अगर मैं कहूं कि 23 किससे बन सकता है, अगर 19 में 4 ऐड करें नहीं बनेगा, 17 में 6 ऐड करें नहीं बनेगा किसी से, 13 में 10 ऐड करें तो 3 7 और 13 इससे बन जाएगा, बट लेस देन 23 बोला है, तो लेस देन 23 के तो बहुत सारे केस हो जाएंगे, इक्वल नहीं लेस देन 23, ठीक है। देयर सम इज लेस देन 23, ठीक है, लेकिन उनका सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 23 में वो क्या बनेगा, तो ये मतलब ये बहुत मतलब अगर यहां से तो देखोगे तो ऐसे बहुत सारे केस नहीं बनेंगे, बार बार ट्राई करके देखोगे। तो जो मुझे समझ में आया था इसमें वो 3 नंबर 3 5 और 11 है, ठीक है भाई, 3 5 और 11 है, बाकी कुछ और भी निकल सकता है। फिर वो कह रहा है कि वन ऑफ द नंबर इज 5, ये कंफर्म्ड हो गया कि एक नंबर 5 है, तो दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अगर आप इनका एक नंबर 5 है और 3 नंबर है, तो 3 5 8 और 11 19, और ये भी एक प्राइम नंबर है 19 भी, है ना, कि अब ये चीज बड़े आराम से निकल आएगी, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, दो स्टेटमेंट है, एक 1 और एक 2,
कंसीडर द क्वेश्चन, यही इसी टाइप के क्वेश्चन परेशान करते हैं आपको पेपर में सबसे ज्यादा, ठीक है। वो हल्के हल्के 4 क्वेश्चन अपने परसेंटेज के कहीं और के देखे होंगे, बट ये वाला जो है ये सॉल्यूशन एक्चुअल आपको मिल रहा है यहाँ पे। इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि 10 सवालों से पेपर पास नहीं होता है, ये बात ध्यान रखो। पूरे 30 क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। जहां एक क्वेश्चन गलत हुआ तो ठीक है, लेकिन दूसरी गलती हुई तो आप रेस से बाहर हो जाओगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो आपको अटेम्प्ट ही 30-40 के बीच में करना होगा, 35-36 ऐसे कुछ। तो फिर आप 4 सवाल आसान आसान पढ़ के कैसे कर सकते हो। तो ये पूरे पेपर का लेवल है। आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सीसेट का लेवल क्या है ना। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज x प्लस वाई एन इंटीजर। क्या x प्लस वाई इंटीजर है? तो आपको आंसर यस और नो में करना है भाई, आपको आंसर यस और नो में करना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ये एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये अगर एक इंटीजर है तो मान लिया मैंने कि x की वैल्यू सपोज 1/3 है और y की वैल्यू भी 1/3 है, तो 2 इंटू एक्स यानी 1/3 प्लस वाई इंटू 1/3 यानी 1/3, तो ये +1 आ गया भाई। तो ये तो एक इंटीजर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन इससे ये पता चल गया कि x और y, क्या इन दोनों की प्रोडक्ट करूं या इन दोनों का सम करूं तो 2/3 आएगा। क्या वो इंटीजर है? नहीं है। हर बार जो भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वो नहीं आएगा। अगर आप कोई भी वैल्यू, यहां आपको फ्रैक्शन में ही लेनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू आपको डेसिमल में लेनी पड़ेगी, कोई भी वैल्यू, तभी आप ये दोनों स्टेटमेंट प्रूव कर पाओगे। यहां भी यही बात प्रूव कर दो, इस केस में भी यही होगा। तो दोनों को मिला के यहां पे आंसर हो रहा है, ठीक है। दोनों को मिला के यहां पे आंसर हो रहा है, यानी दोनों को मिला के ये पता चल रहा है कि x प्लस वाई इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर का मतलब समझते हो ना, कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। नॉन फ्रैक्शन वैल्यू इंटीजर है। तो द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग, आंसर यस नो में है। वो ये नहीं पूछ रहा कि x प्लस वाई इंटीजर आना चाहिए, नहीं, वो पूछ रहा कि आएगा या नहीं। तो यस और नो में आंसर करना है, तो नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, ठीक है। अब 8 में क्या कह रहा है? ए क्वेश्चन इज गिवन followed by 2 statement 1 and 2. Consider the question and the statement. A person buys 3 article P, Q and R for 50. ठीक है भाई, P प्लस Q प्लस R का जो सम है वो 50 है ना। तो P, Q, R कुछ भी है। अब वो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 विच इज लीस्ट। Q की वैल्यू 16 है और जो कि लीस्ट है, बाकी सब इससे बड़े बड़े हैं। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल P? P का प्राइस बताओ। अब यहां क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। P की जो कॉस्ट है वो मोर नहीं है, तो P की लेस या इक्वल तो होगी ना R के, या तो P छोटा होगा या इक्वल होगा R के, मोर नहीं है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है, अब इससे तो कुछ पता नहीं चला ना, क्योंकि ये 16 है, तो 50 में से 16 निकाल दूं तो 34 है इन दोनों का सम। तो P छोटा कैसे हो सकता है? हो सकता होगा डेसिमल वगैरह में, ठीक है भाई, हो सकता होगा। लेकिन अब यहां पे आ जाओ सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी। आर की कॉस्ट नॉट मोर देन पी है, तो यहां पे आर जो है वो लेस देन इक्वल टू पी है। अगर इन दोनों को कंबाइन करूं तो फिर यहां पे आर और पी सिर्फ इक्वल आते हैं, तो आर और पी इक्वल है तो 17 है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप यहां आंसर कर सकते थे। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, यहां पे लगेगा यूनिट डिजिट का रूल। किसका रूल लगेगा? यूनिट डिजिट का रूल। कैसे? अब देखो 32 की पावर 5 है और 2 की पावर 27 है। आप जानते हो जब ये वैल्यू जो बेस होता है ना उसका यूनिट डिजिट 2 हो तो पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पावर 5 है तो 5 को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो मतलब इसकी पावर 1 ही रहेगा, तो 2 की पावर 1 प्लस, अब यहां भी 2 ही है तो इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो इसकी पावर 3 ले लोगे, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 3, तो ये 2 प्लस ये 8 10, तो लास्ट में तो 0 आएगा ना। इस पूरे जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, और अगर किसी के लास्ट में 0 आए, हो सकता है वो 3 से डिवाइड 7 से 11 से, बट ये तो पक्का है कि 10 से तो होगा ही होगा।
समझ रहे हो ना? ये 3 7 11 से हो सकता है, क्या बुराई है इसमें? अगर ये नंबर ये आ जाए तो ये हो गया 11 से डिवाइड, क्या बुराई है इसमें? लेकिन इतना तो पक्का है ना कि अगर लास्ट में 0 आया तो 10 से तो होगा ही होगा। अगर यहाँ कोई दूसरा और ऑप्शन होता तो वो सोचते हम, लेकिन अगर 10 ऑप्शन के अंदर है तब तो आंख बंद करके 10 पे लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, लेट p एंड q बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, सेटिस्फाइंग p इज लेस देन q, p जो है वो छोटा है q से, और p प्लस q इज इक्वल टू k है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k दैट डज नॉट डिटरमाइन p एंड q यूनिकली? कि k की वो वैल्यू बताओ जो इनको यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकता। स्मॉलेस्ट वैल्यू, what is the smallest value of k that does not determine p and q quickly? तो वो k की वैल्यू 5 होगी। कैसे होगी? या तो ये 3 और ये 2 हो सकता है, 3 प्लस 2 5, या ये 4 या ये 1 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ना p और q। तो बस यही हो सकता है, डज नॉट डिटरमाइंड p एंड q यूनिकली। ठीक है भाई, p एंड q डज नॉट बोला है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो k की वो वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2। कंसीडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर। m और n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? m प्लस n जो है वो ग्रेटर है m n से। अब ऐसी तो हो सकती होंगी कितनी वैल्यू जहां m इज ग्रेटर देन n है, अब नहीं मालूम इससे तो भाई। फिर आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24। अब m इंटू n 24 है। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? ठीक है, तो ये कब हो सकता है? जब m की वैल्यू 24 होगी और n की वैल्यू 1, या फिर m की वैल्यू 12 हो, ये 2 हो। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू 8 हो, ये 3 हो, ये 6 हो, ये 4 हो, ये 4 हो, ये 6 हो, ये 3 हो, ये 8 हो। अब m तो ग्रेटर देन n है, अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यही सेटिस्फाई करेगा और कोई करेगा ही नहीं। सिर्फ अगर दोनों को कंबाइंड कर दूं तो ये 24 प्लस 1 25 और 24 इंटू 1 24, बाकी किसी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां भी जो आंसर होगा वो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके तो हो सकता है, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। 260 पेज की बुक है, तो बताओ नंबर ऑफ 5 कितने टाइम आया होगा। अब देखो सिंपली, अगर आप 5 कब आया होगा? जब 5 लिया होगा आपने, है ना? तो 5 लिया होगा, फिर 15 में 5 आया होगा, फिर 25 में आया होगा, फिर 35 में आया होगा, फिर 45 में, फिर किस में आया होगा? 50 में, 51 में, 52 में, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर 65, फिर 75, 85, 95। तो 100 तक 5 कितने टाइम आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और प्लस 2, 10 प्लस 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टाइम तो यही आ गया भाई। क्या आया? 20 टाइम 5। What is the number of 5s used in numbering this? अब यहां पे देखो, अगर मैं इसी को फिर ये 5 की बजाय 105 बनेगा, फिर 115 बनेगा, 125 बनेगा, 135 बनेगा, 145 बनेगा, 150 बनेगा, 100 से लेकर के 200 तक। फिर ये 151 बनेगा, 152 बनेगा, 153 बनेगा, 154 बनेगा, 155 बनेगा, 156, 157, 158, 159, 165, 175, 185 और फिर 195। ऐसे ही होगा, समझ रहे हो ना? तो मतलब 1 1 और लग जाएगा इसके आगे, तो 20 टाइम यहां भी आएगा भाई। ठीक है, तो 20 और 20 कितना हो गया? 20 और 20 हो गया 40। ठीक है, अब इन्हीं के आगे 2 लग जाएगा, 1 1 के आगे, लेकिन 260 तक लेना है तो 295 नहीं लेंगे, 285 नहीं लेंगे, 275 नहीं लेंगे। ठीक है, और 265 भी नहीं लेंगे। इतना ही तो होगा, है भाई। 260 तक लेना है ना, तो यहां कितने बनेंगे? ये एक बार ध्यान से काउंट कर लेना। ये इतने बनेगा ना, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 20, और यहां भी 20 ही बनेंगे, 20 20 40, ठीक है, 20 और 20 40। तो फिर आगे कितना बचा, 40, और ये 1 2 3 4 छोड़ दो तो 16 टाइम तब बनेगा। तो 20 20 40 और 16 56। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। किसी को लग रहा होगा सर ऐसे लिख के करना पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, और कोई इलाज नहीं है। कल को वो आपको 300 तक दे देगा, कल को 5 की बजाय 7 दे देगा, फिर क्या करोगे, 400 तक दे देगा। तो ये तो मतलब देखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि फिक्स नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस के अंदर 28 टर्म क्या होंगी, ठीक है। अब पहले तो यहां पे देखो कि ये सीक्वेंस क्या यूज हो रही है, ठीक है। अगर मैं देखूं ये सीक्वेंस क्या यूज हो रही है, तो सीक्वेंस भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो अगर देखें सीक्वेंस क्या यूज हो रही है, जो मुझे समझ में आता है यहां पे, कि अगर मैं यही देखूं कि अगर यहां 1 लिख दूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना होगा, 1 2 3 4 ऐसे बना होगा, 1 2 3 ऐसे बना होगा, 1 2 1 1 ऐसे बना होगा भाई। तो ऐसे फिर आगे सीरीज ऐसे बननी चाहिए, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ऐसे बने कितने टर्म्स होगी ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यहां तक बनेगी भाई, ठीक है। तो अब इन टर्म्स का सम बताओ, यही सीरीज बन रही थी, ठीक है, 1 2 3 4 6 ऐसे। तो ये कितना बनेगा भाई, 2 + 3 5 4 9, 5 और 4 9, 5 14 20 27 28 30 33 37 42 48 49 49 और 2 51 54 58 63 64 66 69 73 74 76 और 3 79 80 और 84। तो सबका सम क्या बनेगा, 84 बनेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख के करना पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा 200-300 टर्म्स होती ना तो फिर ऐसे देख लेते कि 1 से लेकर के 1 का 1 बनता है, 1 + 2 3 बनेगा, ऐसे ही 1 + 2 + 3 ये 6 बनेगा, फिर 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 बनेगा, ऐसे ऐसे करके कर लेते। अब छोटी टर्म्स है तो सम करके कर लिया यार, बहुत बड़ी बात थोड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। A person buys 3 article P, Q and R for this. If P cost 25% more than R, P जो है वो 25% more than R, R 100 है तो P 125 होगा, and R cost 20% more than Q, जो R की cost है वो Q से 20 more है, तो ये 100 है तो ये 120 होगा। Then what is the cost of P, P की cost क्या होगी, ठीक है। अब R तो दोनों में सेम होना चाहिए, अगर मैं इसको 25 से काट दूं तो ये 5 और 4, ये 20 से काट दूं तो 6 और 5। अब R यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 2 से, तो 3 से करोगे तो ये 15 और ये 12, 2 से करोगे ये 12 और ये 10, तो तीनों का सम आ गया। अब P R Q ये कितना हो गया भाई, P 5 है, R 12 और Q 10 है, तो 15 और 12 27 और 10 37, 37 की वैल्यू इतनी है, क्योंकि टोटल सम तो इतना ही है ना, तो 1 की वैल्यू होगी 90, ठीक है, कितनी होगी 90। तो किसकी वैल्यू पूछी है, P की, तो 15 × 90 तो 1350। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहां पे, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ए बी और सी डी, इन दोनों का जो सम है इज 3 डिजिट नंबर 1 सी और ई, ये 1 है, आई नहीं है, 1 सी और ई, तो वेयर द लेटर्स ए बी सी डी ई डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। अब एक बात बताओ, अगर ये उठा लूं मैं, सपोज यहां पे कुछ भी नंबर आया होगा बी और डी ई का, कुछ भी आया हो, अगर मैं सिर्फ यहां से उठाऊं कि A + C, ठीक है, और ये अगर 2 डिजिट नंबर है तो ये तो ऐसे होगा ना 10 + C, ये 10 का मल्टीपल होता है, ये सिंगल डिजिट है, तो अगर ये मल्टीपल होगा और C की वैल्यू में 0 बोलूं
तो a की वैल्यू 10 होगी, तो a की वैल्यू 10 कैसे हो सकती है? a की वैल्यू 10 तो हो ही नहीं सकती है, तो सिंगल डिजिट है, तो a की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है। ठीक है, a की वैल्यू मैक्सिमम 9 हो सकती है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 9। फिर उसके बाद यहां से आप कुछ भी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, 8 7 इनसे नहीं होगा, ये क्या होगा है ना, सिर्फ यहां सिर्फ 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहां 1 नहीं आ रहा है, तो यहां से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू 0 आ गई, ये 0 है, तो यहां से कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा 1। समझ रहे हो? तो a की वैल्यू, मतलब इसके बहुत सारे केस बनेंगे, अब इतने केस में यहां डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इसका इजीएस्ट तरीका है बताने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि 3 नंबर हैं x y z आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ द 5 7 नेचुरल नंबर, जिसमें x जो है वो ग्रेटर देन 2y है, ग्रेटर देन 3z है। तो हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट एक्स वाई जेड आर पॉसिबल? ठीक है, अब z की वैल्यू अगर 1 है तो ये 3 बन गया, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है 3, और ये कितना हो गया 4, और इसकी वैल्यू 5 हो सकती है भाई, ग्रेटर है। अगर यही वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, तो ये 6 भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये 7 भी हो सकता है ना? तो z की वैल्यू तो 1 में तो यही केस बनेंगे, अब तो नहीं बन सकता, क्योंकि तीनों अलग अलग डिजिट है ना। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट बोला है उसने, तो ये 1 है, इसको 1 नहीं ले सकते आप। फिर अगर ये 1 है तो ये 3 हो सकता है, 3 2 जा 6, तो ये 7 होगा, और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इसको 2 ले लिया और ये इससे ग्रेटर है तो y की वैल्यू कुछ भी होगी। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर y की वैल्यू 2 ले नहीं सकते और 3 लोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 2 6 और 7, आप ऐसे सोच रहे हो तो ये भी तो बन सकता है, बट उसने क्या बोला है, 3 नंबर एक्स वाई जेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 2y, हाउ मेनी सच ट्रिपलेट आर पॉसिबल? तो x y और z की वैल्यू ये 6 नहीं बनेगा कैसे भी। ठीक है, ये ट्रिपलेट पॉसिबल है कि x है, ये 6 है, ये 2 और ये y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7, वैसे बनने में क्या दिक्कत थी, बट यहां दे ही नहीं रखे थे, यानी 1 ट्रिपलेट 2 3, तो 4 तो हमारे पास पहले ही बन गए, आगे तो जाना ही नहीं है हमने, तो 4 ट्रिपलेट लगा दो भाई। ठीक है, वैसे बनने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर z 2 हो और y 3 हो, ठीक है, और x 7 हो, तो बन सकता है ये भी। ठीक है, बट हमें इससे आगे जाना ही नहीं था इसमें, बट ये इक्वल हो जाएंगे ना। अगर x 2 होता, ये नहीं बनेंगे भाई, अगर z 2 हो, सॉरी z 2 हो तो ये 6 हो जाएंगे और ये भी 6 होगा, फिर तो इक्वल हो गए, ग्रेटर कहां हुआ, तो नहीं बनेगा, ये 4 ही ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी होगा, बट ट्राई आपको करना है, थोड़ी सी तो हाथ पैर आपको भी मारने पड़ेंगे ना, आप भी देखो कि कैसी चीजें आती हैं पेपर में, उनको किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए, ये हमारा यूपीएससी सी सेट का कोर्स है भाई। ठीक है, 2025 आगे 26 27 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैलिडिटी के ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो 100 घंटे का ये कोर्स है, इसमें हम आपको कंसेप्ट क्लास देते हैं बिल्कुल जीरो से, बेसिक मैथ रीजनिंग इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा, कंटेंट सारा इंग्लिश में होगा, पढ़ाया गया ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें टेस्ट सीरीज होगी जिसमें टॉपिक वाइज सेक्शनल फुल लेंथ सारे टेस्ट हैं, वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, ये लाइव होंगी पेपर से पहले, ये रिकॉर्डेड होंगे, ये इस बैच की फैकल्टी है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाकर के देखो और डेमो क्लास लगा लो, अगर आपको लगे कि सेटिस्फाइड है तो आ जाइए कोर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या टाइप करना होगा, ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको एड्यूटैप टाइप करना है, edutap.co.in। ठीक है, .in नहीं टाइप करोगे, यहाँ एग्जाम पे जाओगे ना, ये देखो सी सेट का पैटर्न। ठीक है, तो सी सेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, किसी को ये PYQ की पूरी फाइल चाहिए, यहीं पे मिलेगी सारी चीज, पैटर्न ये वो सब चीजें, सारा स्टडी मटेरियल, कौन सी किताबें पढ़नी है ये वो, आप जाओगे बहुत आराम से चीजें आपको यहाँ मिल जानी है, तो आप इस पेज को विजिट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोर्सेज पे आपको जाकर के सी सेट के हमारे कोर्स मिल जाएंगे,
ठीक है, तो ये हमारा कोर्स है, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो और यहाँ पे 70% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बड़ा बेहतरीन है, आपको फ़ायदा मिलेगा। और यहीं पे आप ये डेमो क्लासेज हैं, डेमो क्लास भी लगा लो, है ना। तो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, समझ पाए? कोई दिक्कत डाउट हो तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर आप लगातार हमारी सीरीज को फॉलो करिएगा। ठीक है, और ये PYQ 24 का, 23 का, 22 का, 21 का, 20 का सारे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैथ वाली प्लेलिस्ट में मैथ के, रीजनिंग वाली में रीजनिंग के, इंग्लिश वाली में इंग्लिश में, जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।